जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम डियर students, welcomes to your own YouTube learning study platform MyEdu University. I am your educator Shubham sir. Students, today I am going to present you another previous year paper. जी हाँ स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेकर अवेलेबल हूँ। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मैं लेकर अवेलेबल हूँ ECO 102 यानी इकोनॉमिक्स का 102 का प्रीवियस ईयर पेपर। इस वीडियो की डिमांड आप स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो तो आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट जिनके लिए वीडियो आ रहा है। आप बिल्कुल बहुत अच्छा फील कर सकते हो। मैं पेपर के टाइटल की बात करूं तो पेपर का टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1, जो 3 क्रेडिट का आपका पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, और ये 2023 में हुआ आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। स्टूडेंट आप देख लो। स्टूडेंट, तो ये इस वीडियो की डिमांड आप सारे स्टूडेंट से बहुत हो रही थी कि सर यूट्यूब पे कोई भी हमारे इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करा रहा है, तो आप करा दो। स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत लगने के बाद हमने आपके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन रेडी कर लिया है। तो स्टूडेंट चलेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। साथ ही साथ स्टूडेंट, आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ही डिपेंड करेगा कि हम ECO 103 का पेपर लेके आएंगे कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट आप इस वीडियो को करने में काफ़ी समय लग जाता है और आपका अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ह्यूमन वांट्स आर, यानी ह्यूमन की जो वांट्स यानी जो नीड होती है, आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या होती हैं? तो ह्यूमन की जो आवश्यकताएं होती हैं स्टूडेंट, वो क्या होती हैं? असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है और एक जरूरत पूरी होने के बाद दूसरी जरूरत सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास बाइक नहीं है तो आप सोचते हैं पहले बाइक ले लें, फिर बाइक लेने के बाद आप कार सोचते हो, तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और इच्छाएं क्या है? असीमित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न आया था वो भी देखते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रमुख समस्या है, अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स मेन प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक इज। तो इकोनॉमिक में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो रॉबिन्स ने अपने डिफिनेशन को देते हुए बताया था कि जो है, उन्होंने निर्धनता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या की बात नहीं की थी। वो उन्होंने बात की थी कि सीमित संसाधनों के कारण चुनाव, या चुनाव मतलब इलेक्शन नहीं है स्टूडेंट, यहाँ चुनाव मतलब सिलेक्शन का। यहाँ पे जो चुनाव बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? सिलेक्शन की बात कर रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस ड्यू टू सिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस के कमी होने के कारण उसी में से हमको कुछ चुनना पड़ता है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या किसकी है? अर्थशास्त्र में प्रमुख समस्या सबसे बड़ी, इसी को रॉबिन्स हाईलाइट करते हैं। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एक एक टॉपिक नोट करिएगा, जो ऑप्शन बता रहा हूं नोट करिएगा। राइटर, क्वेश्चन, आप जाकर इनके सिद्धांत को गूगल करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में सारे सिद्धांतों को बताना और वो संभव नहीं होगा। आप टॉपिक नोट करते जाएगा, जाकर इसको पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसाधनों के विकास का अर्थ है। तो कह रहा है कि संसाधनों के विकास का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र, यानी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस मीन विच काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व। तो किस तरह का पॉसिबिलिटी कर्व होगा? तो स्टूडेंट, जो पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो इंक्रीज करेगा टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ इंक्रीज करेगा, राइट की तरफ यानी दाहिने की तरफ बढ़ेगा, और लेफ्ट में डिक्रीज करेगा, तो राइट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, राइट की तरफ क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो दाएं की ओर सरकेगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ सरकेगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में को एग्जिस्टेंस क्या होता है? चूंकि स्टूडेंट आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश का टर्म देखना पड़ेगा। इंग्लिश के टर्म्स से आप परिचित रहेंगे तो ही प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बार जो टर्म्स होंगे ना वो अंग्रेजी में ही आ जाएंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में को एग्जिस्टेंस क्या होता है? को एग्जिस्टेंस मतलब सहअस्तित्व, सहभागिता। वो क्या होता है? तो वो कह रहा है प्राइवेट और पब्लिक, जब मिक्स्ड इकोनॉमी होती है स्टूडेंट, जब कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का सामंजस्य चाहिए। यस, रिच और पुअर का सामंजस्य की बात नहीं है इसमें। कह रहा है कि जो सरकारी संपत्तियां और गैर सरकारी संपत्तियां, जैसे कोई बड़ी, जो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे आप जैसे ये नहीं कि बस भारत में सरकारी बसें चलेंगी, प्राइवेट बंद हो जाएंगी, नहीं, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो हम पब्लिक सेक्टर के भी चलेगा और जो है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर की भी चीजें चलेंगी, तो दोनों को साथ में लेके चलना होगा। पब्लिक बैंक भी भारत में है और प्राइवेट बैंक भी भारत में है, तो सबको लेके यहाँ पे बाकी और जो ऑप्शन है वो आपका रिच पुअर क्लास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो दोनों पब्लिक सेक्टर हो गया स्टूडेंट, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मांग का नियम संबंधित है। मांग का नियम किससे संबंधित है स्टूडेंट?
तो अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में दिया। किसने दिया इसको? आप नोट करिएगा, जो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन 1890। किस ईयर में दिया गया था? आपको वो भी याद रखना है, 1890 में याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है, यानी जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? तो डाउनवर्ड होता है। कहां होता है? डाउनवर्ड की तरफ होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डाउनवर्ड होता है। पहले तो ये भी जाने मांग का वक्र, प्रश्न बदल जाएगा स्टूडेंट, इसलिए जरूरी बातें बता रहा हूं। अगर अगले बार प्रश्न रहेगा तो ये ऑप्शन ना हटा के ये दे देगा, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। तो आपको याद रखना है कि मांग का वक्र का ढाल, जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है, वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जाता है, और लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से डाउनवर्ड जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से डाउनवर्ड जाता है, लेफ्ट, और निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लेफ्ट टू डाउनवर्ड जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से डाउनवर्ड जाता है, ठीक। चलिए, कई बार दोहरा दे रहा हूँ, आपको कोई डाउट क्लियर है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो तेज लगेगा तो वीडियो को स्लो करके रखिएगा, और मैं बहुत धीरे धीरे वैसे भी बोलता हूँ, तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्लो लगेगा तो आप वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो वस्तु की मांग कैसी होगी? यानी जब परसेंटेज चेंज डिमांड ज्यादा होगा, और कह रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के मुकाबले डिमांड जब ज्यादा होगी तो डिमांड कैसा होगा? तो स्टूडेंट, डिमांड इलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा। इस केस में डिमांड क्या होगा? इलास्टिक, लोचदार जिसको आप कहते हो, ठीक है। जब मांग प्रतिशत परिवर्तन में हुए प्रतिशत की तुलना में अधिक हो जाएगा, ठीक है, मांग ज्यादा हो जाएगी, और जो मांग जो परिवर्तन कीमत में हुई उससे ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका लोचदार ही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न अगला करा है, पूर्ण लोचदार मांग सॉरी पूर्ण लोचदार मांग की दशा में मांग की कीमत लोच ईपी होती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ परफेक्ट इलेक्ट्रिक डिमांड में, द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ईपी क्या होती है? तो स्टूडेंट, जब परफेक्ट इलेक्ट्रिक डिमांड होगा, पूर्ण लोचदार जब मांग होगी, तो पीईडी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और जब परफेक्ट इलास्टिक की बात होती है, परफेक्ट इलास्टिक के केस में हम बात कर रहे हैं परफेक्ट इलास्टिक एंड पूर्ण लोचदार में, लेकिन वहीं पे जब परफेक्ट इलास्टिक और इलास्टिक के केस में बस इलास्टिक रहेगा, बस लोचदार रहेगा, तो पी जो ये होता है वो 1 के बराबर होता है। और इन इलास्टिक केस में, अपूर्ण लोचदार के केस में, इन इलास्टिक जब होता है तो 0 से 1 के बीच में होता है। और परफेक्ट इन इलास्टिक होता है जब पूर्णतः अलोचदार या लोचदार नहीं होता है, तो पीडी 0 होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, नोट करिएगा स्टूडेंट, अगर आगे निकल जाएगा वीडियो तो रुक के नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मांग की लोच का प्रकार नहीं है? यानी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन इसका प्रकार नहीं है स्टूडेंट? तो कह रहा है कीमत की लोच, इनकम इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट इलेक्ट्रिसिटी, बाजार लोच। तो स्टूडेंट, जो कीमत की लोच होती है, जो कह रहा है कि प्राइस इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनकम इलेक्ट्रिसिटी होती है, और क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। 3 तरह का बात का जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, 3 प्रमुख हैं, जिसमें प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, इनकम इलेक्ट्रिसिटी और क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या नहीं होगा स्टूडेंट? तो जो बच गया नहीं होगा, तो इसमें आ जाएगा मार्केट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, यानी बाजार लोच मांग की लोच का प्रकार नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भी देखते हैं, संतुलन कीमत व कीमत है जिसमें वस्तु की, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जिसमें वस्तु की मांग क्या होती है? तो स्टूडेंट, जो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है ना, बराबर कर देना, किसी बैलेंस बना के चलने को ही इक्विलिब्रियम कहते हैं सामान्य शब्दों में। तो मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड किसके बराबर हो जाता है स्टूडेंट? सप्लाई के बराबर हो जाता है। मांग पूर्ति के बराबर है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस में, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस के केस में इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टूडेंट बैलेंस करना। उपभोक्ता की बचत की धारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज गिवन बाय ड्यूपी। तो ड्यूपी ने इसको दिया था, ठीक है। ड्यूपी ने इसको दिया था 1844 में। कब दिया था? 1844 में। कब दिया था? 1844 में, ठीक है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और जिन्होंने इस, देखिए एक बात को और बताना चाहूंगा, ड्यूपी जो थे वो फ्रांस के एक बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे स्टूडेंट। और उन्होंने जो ये उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का एक नाम रखा था, उस अवधारणा को कहा था सापेक्षिक उपयोगिता। क्या कहा था? सापेक्षिक उपयोगिता। अगर ये क्वेश्चन बचत की अवधारणा के बजाय सापेक्षिक उपयोगिता भी रहेगा तो आपको ड्यूपिट को ही लगाना होगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहेगा स्टूडेंट वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और इसी आपके शेयर सब्सक्राइब पे डिपेंड करेगा कि हम आपके लिए नए वीडियोस को कितना जल्दी लेके आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है।
तो पूर्ण तृप्ति बिंदु की बात करें तो फुल स्टेटी मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है। तो फुल ठीक है, तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो ठीक है, तो ये जीरो होती है स्टूडेंट। कैसी होती है? जीरो होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी फुल स्टेटी पे पूर्ण तृप्ति बिंदु पे शून्य होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा 12th का ए हो जाएगा, जीरो। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं। सीमांत उपयोगिता स्टूडेंट, साथ ही साथ हम अपने वीडियो का अपना जो ये पेपर है, मैंने आप काफ़ी स्टूडेंट से मैं कहता हूँ स्टूडेंट पेपर हो जाए तो पेपर हमें भेजा करिए, तो आप सुनते नहीं हो। और ये इस पेपर का क्रेडिट जाता है हर्षिता को, हमारी एक स्टूडेंट ने, जिन्होंने इस पेपर को हमको अवेलेबल कराया, तभी ये वीडियो आपके लिए जा रहा है। तो एक बार उनके लिए भी थैंक्स आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हास के नियम को कहा जाता है, यानी जो करता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, गॉसन का पहला नियम। सीमांत, स्टूडेंट हर टॉपिक को आपको नोट करना है, सीमांत उपयोगिता का नियम नोट कर लीजिए, जाकर इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं है तो इंटरनेट पे आपको सब मिल जाएगा, सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बस आपको टॉपिक डालकर उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करके अपना नोट्स बना लेना है, तो काफी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। स्टूडेंट एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे ड्यूपिट की जो 1844 में जिन्होंने वो सिद्धांत उपयोगिता सापेक्षिक उपयोगिता का सिद्धांत दिया था, उनकी एक पुस्तक है जो मैं आपको नाम बताना भूल गया, उन पुस्तक का नाम भी आप नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना, ड्यूपिट की बुक है। अगला प्रश्न, जब सीमांत उपयोगिता का नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की दशा है, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार जो इक्विलिब्रियम होता है स्टूडेंट, इस केस में वो आपका जो होता है वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी अपन जो प्राइस होता है, तो ऑप्शन सी इसको सही दिखा रहा है। ठीक है, एम यू एक्स अपन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, तो इसको सही दिखा रहा है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हमारा सी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? तो मार्जिनल यूटिलिटी के जीरो होने पे स्टूडेंट जो कुल उपयोगिता हो जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम। अगला प्रश्न भी ये भी देखते हैं। तटस्थता का वक्र प्रत्येक बिंदु बताता है, यानी जब एवरी पॉइंट, अच्छा तटस्थता वक्र में इसको लिखना चाहिए था। तो तटस्थता वक्र में प्रत्येक बिंदु क्या बताता है? एवरी पॉइंट ऑन द इनडिफरेंस कर्व, वो क्या बताता है? तो स्टूडेंट इसके बाद जब बात करेंगे तो पहले तो आपको जानना चाहिए कि इनडिफरेंस कर्व को, तटस्थता वक्र को देने वाला व्यक्ति एजवर्थ था। ठीक है, एजवर्थ ने, प्रोफेसर एजवर्थ ने 1906 में दिया था। ठीक है, कर्व को दिया था। ठीक है, और ये किसको दिखाता है? तो स्टूडेंट, और जब एवरी पॉइंट इन डिफरेंस कर पे ये समान संतुष्टि यानी इक्वल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन यानी समान संतुष्टि को जो आपका होता है, तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दिखाता है। तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एजवर्थ ने दिया था, और ये भी बताया कि तटस्थता वक्र जो होता है, इंडिफरेंस कर्व, इसको देने वाला व्यक्ति एजवर्थ था, और एजवर्थ ने 1906 एजवर्थ ने बहुत पहले दिया था, और इसको बाद में 1906 में पैरेटो ने इसको और ज्यादा डेवलप किया था, यानी और विकसित किया था। तो देने वाला एजवर्थ, उसके बाद आगे बढ़ाया पैरेटो ने। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो विकसित किसने किया? तो आप जानेंगे तटस्थता वक्र को विकसित किया पैरेटो ने, लेकिन दिया किसने? तो एजवर्थ ने दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त है, तो उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो ये हमारा कहलाता है उदासीनता का वक्र ढाल बराबर कीमत रेखा की ढाल, यानी स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो जो कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, उपभोक्ता संतुलन में जो स्लोप होता है इनडिफरेंस कर्व का, वो इक्वल होता है प्राइस ऑफ स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के। ठीक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदासीनता वक्र का विश्लेषण आधारित है, तो उदासीनता वक्र का विश्लेषण आधारित है वीक ऑर्डरिंग पे स्टूडेंट। जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है वो वीक ऑर्डरिंग पे निर्भर कर, बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग, किस पे ये डिपेंड करता है? वीक ऑर्डरिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। स्टूडेंट, निम्न में से सत्य है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सा इसमें से सत्य है। ठीक है,
तो इसमें से सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इसमें सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, जिसको प्रतिस्थापन का प्रभाव, और इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट को लेके ये देने की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट ठीक है, तो जो ब्रिस्वा प्रश्न हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है कि जो पीई जो बराबर होता है प्राइस इफेक्ट जो होता है, पीई मतलब प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू एसई प्लस आई। प्राइस इफेक्ट हमेशा आपको याद रखना है स्टूडेंट, प्राइस इफेक्ट किसके बराबर होता है? प्राइस इफेक्ट शॉर्ट में आप याद रख लीजिएगा, पूरा डिफिनेशन देख लिखा है। तो पीई किसके बराबर होता है? एस ई बराबर एस ई प्लस आई ई, ठीक है, आई ई के बराबर होता है। तो पीई जो होता है एस ई जो होता है और आई ई के बराबर होता है, यानी तो हमारा ऑप्शन सी देखेंगे कि प्राइस इफेक्ट बराबर आई ई प्लस एस ई होता है, यही ना बताया। प्राइस इफेक्ट बराबर इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत प्रभाव के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत मतलब बोले तो रिवील्ड प्रीफेंसी थियरी, प्रोपाउंड ऑफ रिवील्ड प्रीफेंस थियरी जो दिया, रिवील्ड प्रीफेंस थियरी इज गिवन बाय पॉल सैमुअल्सन। किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन। ऑप्शन बी सही है, पॉल सैमुअल्सन ने दिया, ठीक है, पॉल सैमुअल्सन ने दिया। और ईयर क्या था? 1930 में, 1930 में दिया, ठीक है, 1930 में दिया था पॉल सैमुअल्सन ने। अगला प्रश्न भी देखेंगे कि शॉर्ट रन इज द पीरियड इन विच, यानी अल्पकाल अवधि क्या कहलाती है? तो शॉर्ट रन पीरियड होता है स्टूडेंट, आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है, पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड, जिसमें एक फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, कम से कम एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स होते हैं, टिपिकली कैपिटल, वाइल अदर फैक्ट्स सच एज, आपको बात कर सकते हो मार्केट, लेबर आर वेरिएबल। तो जिसमें एटलीस्ट शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स होगा, जो कैपिटल तो होना ही चाहिए, बाकी और भी हो सकते हैं, वाइल अदर फैक्टर सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, ये वेरिएबल होते हैं, यानी ये फिक्स नहीं होते, एक चर होते हैं और एक अचर होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हमारा कुछ चर होते हैं, चर में आपका जो कुछ आपके जो आपके फैक्टर होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कैपिटल होता है और धन होता है, और बाकी कुछ फैक्टर फिक्स नहीं होते हैं जो आपके वेरिएबल होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, कुछ स्थिर होते हैं और कुछ नहीं स्थिर होते हैं। आपको डिफिनेशन भी बताया, उसको भी नोट कर लीजिएगा कि एटलीस्ट इन पीरियड एटलीस्ट सम फैक्टर आर टिपिकली फिक्स्ड, जिसमें कैपिटल फिक्स ही होता है, और अदर फैक्टर आर नॉट फिक्स्ड या वेरिएबल होते हैं, अदर फैक्टर आर वेरिएबल, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील अनुपात के नियमों में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो स्टूडेंट परिवर्तनशील अनुपात के नियमों में तीन अवस्थाएं कितनी होती हैं? तीन। ऑप्शन हमारा जो इसको बात कर रहा है कि स्टेजेज ऑफ वेरिएबल प्रपोनेंट्स के प्रपोर्शन के तीन स्टेज होते हैं। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, पहला क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। दूसरा हो जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और तीसरा हो जाता है निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, और एक डिमिनिशिंग मंद पड़ता हुआ होता है, ठीक। अगला, उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त आगतों और निर्गतों के बीच पाए जाने वाला संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यूज इन प्रोडक्शन। तो उसके क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ, इसको जो स्टूडेंट जब ये बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप जो दिखाता है आउटपुट को और इनपुट को प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको उत्पादन फलन आप कहते हो, ठीक है। उत्पादन फलन ही है जो आगतों और निर्गतों के बीच उत्पादन प्रक्रिया में संबंध को दिखाता है, ठीक है, उसको उत्पादन फलन कहते हैं। अगला, समुत्पाद का वक्र, यानी आइसो प्रोडक्ट कर्व। समुत्पाद का वक्र क्या क्या होता है स्टूडेंट? जब इसको बात करेंगे, समुत्पाद का जो वक्र होता है वो आइसोक्वेंट होता है। क्या होता है? आइसोक्वेंट होता है, यानी सम मात्रा वक्र होता है। इसको क्या बोलते हैं? समुत्पाद का वक्र। इसको जाके देख लीजिएगा, आपको स्टूडेंट फिगर्स के सहित आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको आइसोक्वेंट कर्व कहते हैं। अगला, समुत्पाद का वक्र ढाल क्या व्यक्त करता है? समुत्पाद का स्लोप ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व एक्सप्रेस। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो क्या व्यक्त करता है? तो स्लोप ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व जो स्टूडेंट आप होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोले तो MRTS को दिखाता है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ आपका टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समुत्पाद का वक्र MRTS को दिखाता है। इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया, पूछा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट को कैसे दिखा सकते हैं? मार्जिनल कॉस्ट को स्टूडेंट कैसे दिखा सकते हैं? तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है स्टूडेंट टोटल कॉस्ट माइनस, ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस TCN N-1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये या ये डेल्टा
टीसीएन माइनस टीसीएन जो होता है, ठीक है, तो ये डेल्टा टी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एमसीए जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, वो टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन के फॉर्म में हो जाता है, जिसको दूसरे व्यक्त में अब डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी को हम डेल्टा टी एमसीएन बराबर डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू के फॉर्म में भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म में वो है जो मैंने आपको बताया, डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू भी हम इसको मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेल्टा जो है डिफरेंस को शो कर देता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, एसी इज मिनिमम देन, जब एसी जो होता है एवरेज कॉस्ट जो होता है वो मिनिमम कब होता है? एसी मतलब आप अल्टरनेट करंट ना समझ के जाइएगा, जो लोग नए स्टूडेंट है। एसी मतलब आपका एवरेज कॉस्ट होता है, वो मिनिमम कब होता है? तो एवरेज कॉस्ट जब एमसी के बराबर होता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, तभी मिनिमम होता है, ठीक है। जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट के बराबर, यानी ऑप्शन जो सी कह रहा है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, तभी ये दोनों क्या होते हैं? एसी मिनिमम होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर एमसी बड़ा हो जाएगा एसी से, तो एसी कम हो जाएगा, ठीक है, यानी वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट बात करेंगे कि एसी बड़ा हो जाएगा तो एसी इंक्रीज करेगा, अगर एमसी से एसी बड़ा हो जाएगा तो एसी बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, मिनिमम नहीं जाएगा, तो वो प्रोग्रेस करेगा, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें भी देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो टीसी जो होता है, टोटल कॉस्ट के बारे में बात करा, एएफसी प्लस एबीसी। तो स्टूडेंट जो टोटल कॉस्ट होता है एसी, ठीक है, इज इक्वल टू एएफसी, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टीसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है, एएफसी प्लस एबीसी, सॉरी, एएफसी प्लस एबीसी। तो हमारा ऑप्शन किस में है? ये आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ठीक है, एवरेज कॉस्ट बराबर एएफसी प्लस एबीसी हमारा सही हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही इसमें से है, बाकी सही नहीं है, यही फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी यू आकृति नहीं है? ठीक है, यू स्लोप मतलब यू कैसे नहीं बनेगा? तो यू वाला जो फिगर बनता है, जो कर्व बन जाता है स्टूडेंट, तो ये किसमें बनता है? एएफसी का। कह रहा है एबीसी। अब जरा देख लेते हैं, यू कर्व एबीसी बनाएगा, ठीक है, और एसी भी बनाएगा, एमसी भी बनाएगा, लेकिन क्या नहीं बनाएगा स्टूडेंट? तो एएफसी का जो होता है, ये जो है यू कर्व नहीं बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जाकर सब चीजों को अच्छे से एक बार देख लेना, टाइम है आपके पास, वीडियो भी टाइम से आ गया, तो आप इसको सब देख लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। औसत आगम वक्र यानी एवरेज रिवेन्यू कर्व को किस नाम से जानते हैं? तो एवरेज रिवेन्यू कर्व को मार्केट डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व लिखा है, आप जोड़ लीजिए ना, इसको मार्केट डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। बाजार मांग वक्र, ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व के नाम से हम इसको जानते हैं, एवरेज रिवेन्यू यानी औसत आगम वक्र को। ये भी हो गया स्टूडेंट आपके लिए। तो स्टूडेंट आपके लिए सारे क्वेश्चन के आंसर हमने काफी ज्यादा वेरिफिकेशन के बाद 6-7 घंटे की मेहनत के बाद आपके लिए इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? स्टूडेंट काफी ज्यादा अप्रोच के बाद हमने जो आपके इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है उनसे बात की यूनिवर्सिटी में, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, तब उन्होंने इस पेपर को सॉल्व करके अपने काफी आपके लिए टाइम निकाल के इस पेपर को आपके लिए सॉल्व कराया है। तो स्टूडेंट आप इसको अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा, ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? अगला ट्रू की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो ट्रू क्या है? टोटल रिवेन्यू बराबर पी इंटू क्यू होता है, टोटल रिवेन्यू बराबर पी इंटू क्यू होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, टोटल रिवेन्यू बराबर पी एंड क्यू। और ये किस में होता है? ठीक है, तो ये हमारा सही है, टोटल रिवेन्यू बराबर पी इंटू क्यू। ए आर बराबर टी आर बाई क्यू होता है। ए आर जो दिया है ना इसमें प्राइस के बराबर को छोड़ दीजिए, इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाता है टी आर बाई क्यू के फॉर्म में हो जाता है, टोटल रिवेन्यू बाई क्यू, टी आर बाई क्यू होता है ए आर वाला बी के लिए, ठीक है। ये आप समझिए, ये इन परफेक्ट मार्केट में होता है, ठीक है। इन परफेक्ट मार्केट में स्टूडेंट ए आर बराबर, एक मिनट और भी हम देख लेते हैं। तो इन परफेक्ट मार्केट में ए आर बराबर प्राइस भी होता है। एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन तो सही है कि टी आर बाई टी क्यू, ठीक है, और इन इन परफेक्ट मार्केट में होता है, और ठीक है, ए आर बराबर प्राइस भी होता है, ठीक है। इन परफेक्ट मार्केट के हिसाब से बी वाला ऑप्शन भी सही है। तो ये ए आर जो होता है, प्राइस जो होता ही है, तो वो आपका ये ए आर बराबर प्राइस, और प्राइस को भी हम दिखा सकते हैं स्टूडेंट
कि इसको जो समय था TR/Q के फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हैं, और जो MR बराबर TR/डेल्टा Q है तो ये भी सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर, इसमें सुधार कर लीजिएगा आप तुरंत इसको, बाकी सारे सही है इसलिए मैंने पहले को देखते ही सही बताया। तो आपका ऑप्शन और डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी उपयुक्त सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सारे कथन सही है। अगला प्रश्न, फर्म का संतुलन कहाँ होता है? कहाँ? वहां होता है जहां पे, अब कहां पे होता है तो ये भी हम देख लेते हैं। तो फर्म का संतुलन होता है स्टूडेंट जहां पे MC इज इक्वल टू MR होता है, ठीक है। MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जो होता है मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो जाता है, तो MC इज इक्वल टू MR जहां पे होता है ये होता है, ठीक है। MC शुड कट, और इसमें स्टूडेंट आपको याद रखना है कि MC कट करता है, MC जो है स्टूडेंट ये कट करता है MR कर्व को नीचे से, फ्रॉम बिलो। MC जो है MR कर्व को बिलो से कट करना चाहिए, ये भी आपको इसका एक कंडीशन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल फर्मों को प्राप्त होता है, यानी अंडर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म गेट शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में फर्म्स को क्या मिलता है स्टूडेंट? तो असामान्य लाभ मिलता है। देखिए इसमें या तो असामान्य लाभ मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा, या हानि होगा, तो सब कुछ हो सकता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है ना पूर्ण प्रतियोगिता में। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब परफेक्ट मार्क कंपटीशन शॉर्ट टाइम में होगा, शॉर्ट रन पीरियड में, तो कुछ भी हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस ही हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक है। या तो प्रॉफिट होगा या बहुत प्रॉफिट होगा, या थोड़ा बहुत हानि होगा, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लॉस नहीं होता है। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता एंड परफेक्ट कंपटीशन को आप स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के जाएगा, तो इसमें कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? फर्म द्वारा, मार्केट द्वारा। देखिए जब एक अंडर परफेक्ट कंपटीशन होता है तो फर्म निर्धारित करता है, उद्योग समूहों द्वारा, मार्केट द्वारा तय होता है स्टूडेंट। तो इसमें ये सारे फैक्टर इसको प्रभावित कर जाते हैं ना, फर्म द्वारा, मार्केट द्वारा। तो स्टूडेंट ऑल ऑफ, ठीक है, फर्म द्वारा, उद्योग द्वारा, समूह द्वारा, ठीक है। तो डी के साथ जाएंगे, लेकिन अगर इसमें एक ऑप्शन मार्केट बस रहे और तो बस मार्केट के साथ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत का निर्धारण मार्केट से होता है, इसको भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में फिर आ गया, परफेक्ट कंपटीशन की भी बात कर रहा है स्टूडेंट। तो इसमें जो होता है एवरेज रिवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, तो ठीक है, तो ए आर बराबर एम आर, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ए आर बराबर एवरेज रिवेन्यू बराबर मार्जिनल रिवेन्यू होता है एक परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है, यानी लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म क्या प्राप्त करती है इन लॉन्ग रन, ठीक है। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म स्टूडेंट जो प्राप्त करती है, तो ये जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट को प्राप्त करती है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ नहीं पाएगी, ठीक है। लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट को दीर्घकाल में, शॉर्ट रन में नहीं पूछा, लॉन्ग रन में पूछा, तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट को पाती है और शॉर्ट रन में असामान्य प्रॉफिट पा सकती है, ये मैंने अभी पहले बताया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे स्टूडेंट तो पेपर अच्छे से कर। पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याण स्थिति प्राप्त होती है, यानी पैरेटो के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ वेलफेयर कहाँ पे कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी जब बात करते हैं तो ऑप्टिमम कंडीशन स्टूडेंट ये प्राप्त होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में अनुकूलतम कल्याण स्थिति प्राप्त होती है पूर्ण बाजार प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट। अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन हमारा लास्ट की तरफ। 39वां प्रश्न जो आया था स्टूडेंट वो भी देख लेते हैं कि अल्पकाल में तालाबंदी बिंदु वहां होगा जहां पे, यानी शॉर्ट रन ब्रेक इवन पॉइंट विल बी बेयर। तो इस स्टूडेंट ब्रेक पॉइंट जो होता है, ब्रेक एवर, इसको आपको याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है स्टूडेंट वो नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाता है। ब्रेक इवन पॉइंट किसको दिखाता है? इसको दिखाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे TRTC के बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर, और AR जो AC के बराबर होता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें रहती हैं स्टूडेंट। तो हमारा TRTVC के बराबर इसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। बी वाला हमारा सही होगा। इसमें TRTC के बराबर और ARAC के बराबर रहता है, ठीक है। शट डाउन जब चलता है, ये ब्रेक डाउन है, शट डाउन में ARABC के बराबर हो जाता है, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू जो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है शट डाउन में, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर आया था स्टूडेंट, इस बार 50 क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से पढ़ के आपको जाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ये इसकी विशेषता। इसको जैसे आप गूगल करेंगे तभी विशेषताएं खुल जाएंगी। और होमोजीनियस गुड्स, सजातीय एक तरह की वस्तुएं होती हैं, ये दोनों सही है। फिर कह रहा है मार्केट नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल होना चाहिए। कीमत विभेद यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता स्टूडेंट। प्राइस जो होता है इसको आपको याद रखना, प्राइस नो प्राइस कंट्रोल होता है, कीमत विभेद नहीं होता, नो प्राइस कंट्रोल में चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन स्टूडेंट डी हो जाएगा, नो प्राइस कंट्रोल यहाँ पे रहता तो ये सही होता। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है तो ये
जो है गलत होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके लिए 40 क्वेश्चनों को कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।